Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, in the earlier lecture, we have discussed the Newton's second law of motion and some numerical problems based on this Newton's second law of motion. Today, we are going to discuss the Newton's third law of motion. Let me first introduce you this new topic with a simple statement of this. That is, Newton states that for every action there is always an equal and opposite reaction. कहने का मतलब है कि हर एक एक्शन का जो है अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट होता है. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बॉल को एक दीवार की ओर फेंकता हूं तो उस बॉल में फोर्स एक्सर्ट होता है. तो वो बॉल जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती है किस पे? दीवार पे. तो इन अगेंस्ट दिस फोर्स रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है दीवार किस पे? इस बॉल पे. तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स. तो जो एक्शन इस बॉल ने दीवार पे की थी तो वो एक्शन थी और रिएक्शन फोर्स वापस दीवार ने इस बॉल पे एक्सर्ट किया. तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है. अपोजिट और इक्वल रिएक्शन दैट मीन्स अगर एक बॉडी जो है, एक बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है, ए बॉडी फोर्स एक्सर्ट करते हैं बी बॉडी पे, तो वो हमेशा बराबर होता है किसके? कि फोर्स जो बी बॉडी एक्सर्ट करते हैं ए बॉडी पे, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन. दैट मींस विद डिफरेंट साइन. अगर बॉल ने दीवार पे यहां से फोर्स एक्सर्ट किया था, ये था दीवार और ये बॉल थी. अगर एक बॉल ने दीवार पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया था तो दीवार जो है वापस इस बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं. इसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसीलिए हम कहते हैं एक फोर्स को हम साइन डिफरेंट लेते हैं. दैट मीन्स फोर्स exerted by a ball A on body B is always equal to the force exerted by body B on A but in opposite direction. तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नेचर में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां से हम ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो देखने को मिलता है. एक शूटर जो है वो जब एक बुलेट शूट करता है तो बुलेट जब इस गन से निकलती है उसका जो रिएक्शन फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिएक्शन फोर्स मिलता है. तो वो रिएक्शन फोर्स जो है वो फोर्स एक्सर्ट होता है एक शूटर के शोल्डर पे. तो जनरली आप लोगों ने कभी भी इस ट्रेनिंग कैंपों में कहीं भी जगह शूटर को देखा होगा तो वो अपोजिट रिएक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होता है. तो वहां पे भी ये देखने को मिलता है. या बहुत सारे वेट मशीन जो है, वेटिंग मशीन, तो वहां पे भी जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है. उस वेट की वजह से हम वहां पे मेजर कर सकते हैं किसी भी बॉडी का वेट. और अगर हम अपनी बात करेंगे एक ह्यूमन बीइंग की, तो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ओनली चल सकता है तब जब क्या अप्लाई होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ. इस न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से एक ह्यूमन बीइंग जो है हॉरिजॉन्टली सरफेस ऑफ द अर्थ पे चल पाता है. वहां पे होता क्या है, एक वर्टिकली नीचे जो है वर्टिकली फोर्स एक्सर्ट होता है. से फॉर एग्जांपल दिस इज वर्टिकल फोर्स, दिस इज विथ नॉर्मल रिएक्शन और साइन थीटा. तो हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज हॉरिजॉन्टली एंड कॉस ऑफ थीटा. तो रिएक्शन फोर्स इस तरीके से आएगा, दैट्स रिएक्शन फोर्स. तो इसकी वजह से जब रिएक्शन फोर्स जो बॉडी जो है उस पर रिएक्शन होगी तो बॉडी जो है आगे चलेगी. अगर एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो है वो अर्थ को नीचे फोर्स एक्सर्ट करता है तो अर्थ जो है वापस इक्वल रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से तो इंसान जो है आगे चल पाता है. ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है इसके लिए भी कंडीशंस हैं. कंडीशंस क्या है कि किस वक्त हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल है और किस जगह हम कह सकते हैं ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है. इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. कंडीशंस क्या है? चलो वो पढ़ते हैं आज. कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन जो है एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. जो एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स का, वो जो है वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्सर्ट होता है. ये एक ही बॉडी पे एक्सर्ट नहीं होता है. इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, एक बॉडी जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, रेस्ट में है बॉडी. तो बॉडी का जो है अर्थ अपनी ओर खींचेगा तो दैट इज mg with the force mg. Say the body, this body of a mass m
is attracted by the earth towards itself by force mg. तो इसका नॉर्मल रिएक्शन है इस बॉडी का, दैट्स n. यहां पे ये बेटा समझ लेना, इस बॉडी में यहां पे जो फोर्स है, पेयर ऑफ फोर्स जो है, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो इस वक्त इसी बॉडी, सिंगल बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं. mg भी इसी बॉडी पे से आप बॉडी ए इस बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है mg भी, और इसी बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन भी. यहां पे ये कंडीशन जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की कंडीशन नहीं है. यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो नहीं हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि एक्शन रिएक्शन जो है इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये डिफरेंट बॉडीज पे ये एक्ट करता है. लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो एक कॉमन बॉडी पे, यहाँ एक ही बॉडी, सिंगल बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है. दैट मीन्स ये फॉलो नहीं करते इस कंडीशन को. इस वक्त जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं एक्सर्ट करें. लेकिन अब जो है एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी कैसे है फिर? लेकिन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन में नहीं, लेकिन इस कंडीशन में हो रहा है. लेकिन कैसे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ. अर्थ जो है, अर्थ इस बॉडी को अपनी ओर खींचती है. दैट मीन्स अर्थ इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दिस बॉडी. तो अपोजिट रिएक्शन में ये बॉडी भी इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स एक्सर्ट करते हैं. किसको? अर्थ को. तो वो होगी कैपिटल mg. से द mass of the earth is capital M and the mass of the body is small m. This body will also attract the earth towards itself with the force equal to mg equal to the force of the earth but in opposite direction. तो अब ये फॉलो होगा. तो दैट मीन्स एक्शन रिएक्शन जो है अब डिफरेंट बॉडीज पे एक्सर्ट हो रहा है. एक्शन से फॉर एग्जाम्पल अर्थ वाज doing some action on this body A and this body A is doing its reaction but in opposite direction. तो ये भी अपनी ओर इस अर्थ को खींच रही है. but the mass of the earth is very large so we do not feel the motion or we do not feel the momentum. तो यह एक्सेलरेशन होती है, रेस्ट में थी. दैट मीन्स अब ये कंडीशन जो है फॉलो हो गई. तो पहली कंडीशन अब ये है कि एक्शन रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होनी चाहिए. तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर ऑफ सेम नेचर. तो एक्शन रिएक्शन जो होगी वो सेम नेचर का होगा. वो नेचर से, नेचर मतलब क्या है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, यहाँ पे अर्थ जो है वो mg ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, तो वापस जो है ये बॉडी भी mg फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही थी. दैट मीन्स तो नेचर जो है वो सेम था, ग्रेविटेशनल फोर्स था. इसका मतलब है कि हमेशा जो है एक्शन रिएक्शन का जो पेयर जो होते हैं, फोर्स जो होता है वहां पे वो सेम नेचर के होते हैं. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैकेनिकल फोर्स होगा तो मैकेनिकल फोर्स होगा. जो कोई भी फोर्स होगा तो वो सेम नेचर के होते हैं. होगी दूसरी कंडीशन. और तीसरी कंडीशन क्या है? फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. फोर्सेस जो है वो पेयर्स में हमेशा पाए जाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट ओनली एक्शन विल बी देयर, देयर विल बी नो रिएक्शन. वो वैसी बात नहीं है. एक्शन होगी तो रिएक्शन भी होगी. When there is no action, there will be no reaction. That means action के साथ हमेशा reaction होता है, या reaction के बिना action नहीं होगी. तो action के बिना reaction नहीं होगी. That means ये दो पेयर जो है हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो exist होते हैं, पेयर्स में exist होते हैं. चौथी कंडीशन क्या है? These opposite pair of forces does not cancel each other's effect. ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं. mg जो है, अर्थ जो है, अर्थ बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है. दैट मीन्स ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस पे. और अपोजिट डायरेक्शन में जो है बॉडी इस अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है. ये हमेशा रहेगा, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं. ये फोर्स जो है ये हमेशा रहते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं. दैट मीन्स FAB is always equal to FBA but in opposite direction with different sign. ये हमेशा रहेगा. तो ये थी चार कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसके बिना, ये कंडीशंस के बिना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है. तो मेन चीज यहाँ पे अब हमें क्या पढ़ना है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो वेट्स पे पढ़ना है, वेट ऑफ ए मैन और लिफ्ट के बारे में पढ़ना है. तो चार कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे अक्सर हम
समझने में गलती करते हैं, या जहाँ पे हमारे दिमाग जहन में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि अगर मैं लिफ्ट में चढ़ा तो लिफ्ट के ऊपर जैसे ही मैं जा रहा हूँ, लिफ्ट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर लिफ्ट की जा रही है, तो एक इंसान को लगता है जैसे उसका वेट बढ़ रहा है, जैसे उसका वेट नॉर्मल से ऊपर आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और या अगर लिफ्ट जो है ऊपर है तो वो अब उसकी एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, तो इंसान को अंदर से ये लगता है कि जैसे अजीब सी वो फीलिंग आ रही है कि वेट कम हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? या एक बॉडी जो है फ्री फॉल हो रही है, तो उस वक्त एक इंसान को लगता है जैसे उसमें वेट ही नहीं है, फीलिंग वेटलेस। तो वो क्यों हो रहा है? तो ये सारी चीजें जो है ये इस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम ये डिस्कस करेंगे अभी। तो और ये समझिए कि होता क्यों है, ऐसी चीजें होती क्यों हैं। तो ये एक्सपीरियंस वैसे आप सब बच्चों ने की होगी। वैसे जो एग्जीबिशन लगते हैं या कहीं जगह पे वो मेला वगैरह लगता है, तो वहां पे अक्सर ये झूले वगैरह होते हैं जहाँ पे ये चीजें हमें एक्सपीरियंस होती हैं, जहाँ पे ये चीजें हम फील करते हैं, या लिफ्ट में या तो हम झूलों में चढ़ते हैं तो ये चीजें हम वहां पे फील करते हैं। चलो आज यही डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, आखिर इन कंडीशंस में होता क्या है। लिफ्टिंग प्रॉब्लम है या वेट लिफ्टिंग प्रॉब्लम। तो पहली प्रॉब्लम या पहली कंडीशन में आपको बताऊंगा कि जब बॉडी जो है रेस्ट में होगी, when the body is in rest, जब एक बॉडी रेस्ट में होगी, say this body is on the surface of the earth with mass m, रेस्ट में है, that means acceleration is equal to 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी रेस्ट में है, तो उस वक्त उसका वेट क्या होगा? तो उस वक्त अर्थ जो है इसको अपनी ओर mg की ओर खींचेगी। उसका रिएक्शन फोर्स से फॉर एग्जांपल दिस n, रिएक्शन फोर्स n। तो हमें पता है कि वेट जो है इज द फोर्स बाय विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उसका नॉर्मल रिएक्शन वो n होगा, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका मेजर करेंगे वेट क्या होगा, से फॉर एग्जांपल, तो हम पहले निकलते हैं इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो डेरिवेशन थी, F net, that is net force is equal to mass into acceleration। यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स होगा यहाँ पे n माइनस एम जी विच इज इक्वल टू ma। और मैं कह सकता हूं नेट दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए 0 है, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, इज माइनस एम जी। तो ये बनेगा n इज इक्वल टू सॉरी प्लस एम जी, तो ये बनेगा 0 प्लस एम जी, और ये बनेगा n इज इक्वल टू एम जी। उसका मतलब है कि वेट जो बॉडी का होगा वो बराबर होगा, इट विल बी द एक्चुअल वेट, दिस विल बी द एक्चुअल वेट, दिस विल बी द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। उसका मतलब है कि एक बॉडी का जो वेट एक्चुअल तब होता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है, जब बॉडी एक सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन 0 होगी, तो एक्चुअल वेट होता है उस वक्त बॉडी का। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है अब बॉडी जो है से एक बॉडी जो है एक लिफ्ट में है, अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की ओर होगी। तो इस वक्त जो है एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगी, तो बॉडी जो है लिफ्ट के साथ ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम मूवमेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो ये नेगेटिव होगा, तो वो पॉजिटिव होगा। तो अगर बॉडी जो है व्हेन बॉडी और व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो उस वक्त जो है वेट क्या होगा बॉडी का, तो उस वक्त वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे इंक्रीज हो जाएगा। हमें पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F net इज इक्वल टू m इंटू ए,
That means F net is equal to N minus mg, which is equal to ma, or N is equal to ma minus mg, और मैं प्लस mg, सॉरी यहाँ चेंज साइन हो जाएगा. दैट मीन्स N इज इक्वल टू m इंटू a प्लस g. देखो बेटा यहाँ पे एडिशन ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इसका सम अप होगा तो इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स द वेट विल इंक्रीज. जो यहाँ पे अपरेंट वेट होगा इट विल बी मोर देन दैट ऑफ एक्चुअल वेट. तो अपरेंट वेट जो होगा विल बी मोर देन दैट ऑफ द एक्चुअल वेट. तो कहने का मतलब है कि जब एक बॉडी लिफ्ट के साथ ऊपर चली जाती है, एक्सेलरेशन ऊपर मतलब ऊपर की ओर चली जाती है, तो एक्सेलरेशन ऊपर डायरेक्शन में होती है, तो उस वक्त जो है उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा. किससे? नॉर्मल वेट से या एक्चुअल वेट से इंक्रीज हो जाएगा. तो इसी की वजह से यहाँ पे इस क्या कहते हैं एक्सप्रेशन से हमें यह पता चलता है कि जब बॉडी जो है ऊपर की ओर चली जाती है तो उस वक्त उसका वेट जो है बढ़ जाता है. जो क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता है. हो गई ये कंडीशन. और एक कंडीशन है जब एक लिफ्ट जो है, लिफ्ट में एक बॉडी है, अब लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर है. तो अब क्या है कि जब एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो उस वक्त होता क्या है, तो यहाँ पे अगर बॉडी मास m है, mg is the force of gravity, n is the normal reaction, a is the acceleration. तो न्यूटन ने सेकंड लॉ की मोशन जो हमें एक्सप्रेशन है दैट इज F net is equal to mass into acceleration. That means F net is equal to mg minus n is equal to ma. और मैं कह सकता हूं माइनस n is equal to ma minus mg. और अगर मैं चेंज साइन करूंगा यहाँ पे, इसको पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे चेंज साइन हो जाएगा. n इज इक्वल टू mg माइनस ma, और n इज इक्वल टू m कॉमन लूंगा g माइनस a. देखो बेटा यहाँ पे g में सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्सेलरेशन a. दैट मीन्स वेट जो है एक्चुअल वेट से कम होगा. इसीलिए जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है या लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसका जो वेट होता है वो डिक्रीज होता है टिल द बॉडी रीचेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो वहां पे जो है फिर से नॉर्मल आएगा, जो एक्चुअल वेट होगा वही रहेगा. तो यहाँ पे जो होगा ये अपरेंट वेट जो होगा इज लेस देन द नॉर्मल और एक्चुअल वेट. तो ये थी तीसरी कंडीशन. और उसके बाद है लास्ट कंडीशन दैट इज फ्री फॉलिंग कंडीशन. जब एक बॉडी जो फ्रीली फॉल होती है उस वक्त वो वेट लेस फील करता है. दैट इज फ्री फॉलिंग ऑफ लिफ्ट. फोर्थ कंडीशन फ्री फॉलिंग ऑफ लिफ्ट. तो उस वक्त वेट का क्या होता है, तो उस वक्त वेट लेस फील होता है. से फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है एक्सेलरेशन जो है इज इक्वल टू g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर है. ग्रेविटेशनल पुल जो है उसी की रफ्तार से, जिस रफ्तार से एक अर्थ इस बॉडी को अपनी ओर खींचते हैं, तो इसी मोशन से, इसी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहे हैं. दैट मींस a इज इक्वल टू g. इसके ऊपर से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थी, वो स्ट्रिंग हमने काटी. अब जो लिफ्ट है फ्रीली नीचे की ओर आ रहा है, तो उस वक्त वेट क्या होगा उसका. तो सिंपल सी कैलकुलेशन बाय नेचुरल वी हैव फार्मूला F इज इक्वल टू नेट. F net is equal to mass into acceleration. That is mass of acceleration जो है नीचे की ओर भी आ रही है, तो that is mg minus n is equal to ma. और मैं कह सकता हूं n is equal to a जो है ग्रेविटेशन g के बराबर है. दैट इज a को मैं वैल्यू दूंगा g माइनस mg, और मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू mg माइनस mg विच इज इक्वल टू 0. दैट इज n इज इक्वल टू 0. तो उस कंडीशन में जो वेट बॉडी का है वो वेट लेस होता है.
जीरो वेट दिखता है उस वक्त जब फ्रीली फॉलिंग, दैट मींस इट फील्स वेटलेस, उस वक्त वेटलेस फील करता है एक इंसान। ये आप लोगों ने फील भी किया होगा कि जब आप झूले पे चढ़े होगे, जो सर्कुलर मोशन में वो झूला चढ़ता है, जैसे हम ऊपर टॉप पे पहुंचता है तो मैक्सिमम वेट फील करते हैं, जैसे ही वहां से नीचे की ओर वेट गिरता है, दैट मीन्स वी फील वेटलेस। तो अंदर से वो जैसी अजीब सी फीलिंग हो रही है, तो वो गुदगुदी जैसी महसूस होती है उस वक्त जैसे हम नीचे की ओर नीचे गिरते हैं। तो होता उस वक्त होता क्या एक्चुअली, वो उस वक्त हमारी बॉडी जो है वो वेटलेस फील होती है। तो ब्लड प्रेशर का जो वो डिफरेंट तापमान रहता है उस वक्त, तो डिफरेंट फीलिंग अंदर से इंटरनल से आती है उस वक्त। तो ये कंडीशन है, क्योंकि उस वक्त जो है वो जीरो नॉर्मल रिएक्शन होती है। दैट मीन्स उस वक्त जो कांटेक्ट होता है लिफ्ट के साथ उस बॉडी का, वो कांटेक्ट इट इज अबाउट टू वैनिश, वो खत्म होने वाला होता है लेकिन हुआ नहीं होता है, इट्स अबाउट टू वैनिश। या तो खत्म होने वाला होता है या तो कांटेक्ट होने वाला होता है। दैट मीन्स ये दो सिचुएशन है जिसकी वजह से जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो जीरो होता है। जब कांटेक्ट होने वाला है, पूरा कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी अच्छी तरीके से, तो उस तरीके से वहां पे जो है वेट जीरो बनता है। तो ये थी हमारी कंडीशंस ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसकी लिफ्ट प्रॉब्लम्स पे बेस्ड थी। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग घर में इसकी न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।